डियर कोलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम प्रोडक्ट है जिनोसिट के साथ हाजिर हूँ और लिवोसिट्रसिन डाइहाइड्रोक्लोराइड ये प्रोडक्ट है। और ये एलर्जिक रिनाइटिस और इसकी डिफरेंट इंडिकेशन जो कि एलर्जिक सिम्टम्स के साथ रिलेटेड है। तो इसको प्रोडक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि डिजीज कैसे कॉज होती है, फिर उसको डिफरेंट ड्रग्स कैसे काम करती हैं और हमारी प्रोडक्ट दैट इज जिनोसिट है जो कि लिवोसिट्राजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड है किस तरह इस पर एक्ट करती है। तो सबसे पहले ये दो डिफरेंट फार्मूलेशन में अवेलेबल है। राइट साइड पर ये सिरप फार्मूलेशन अवेलेबल है और इसके साथ साथ लेफ्ट साइड पर ये आप देख सकते हैं कि 20 मिलीग्राम टैबलेट है। तो टैबलेट जो कि 5 मिलीग्राम में अवेलेबल है, ये 20 टैबलेट्स इन ए पैक होती है। सॉरी, मैं यहाँ पर 20 मिलीग्राम कह गया, दिस इज 20 टैबलेट्स है एक पैक में और 5 मिलीग्राम में। इसके साथ सिरप जो कि 2.5 मिलीग्राम पर 5 ml है। इट इज टेम्पटिंग ऑरेंज फ्लेवर और ये 60 ml में अवेलेबल है। बच्चे इसे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, अच्छी टेस्टी मेडिसिन है। तो ये सिरप और दोनों कैप्सूल फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले ये है किस क्लास से बिलोंग करती है, तो दिस इज बेसिकली आर एनैंटियोमर ऑफ सिट्राजीन। तो सिट्राजीन से ये बिलोंग करती है। तो आर एनैंटियोमर का मतलब है कि ये इसके सिमिलर स्ट्रक्चर है फिजिकली, या उसको अगर इसका फिजिकली देखा जाए तो ये मिलते जुलते स्ट्रक्चर होते हैं। इसी तरह इट इज हाईली सिलेक्टिव एंटागनिस्ट ऑफ H1 हिस्टामिन H1 रिसेप्टर। तो ये हिस्टामिन की कंसंट्रेशन को कम नहीं करती या इसकी रिलीज को नहीं कम करती या ब्लॉक करती, बल्कि लिवोसिट्राजिन जो है ना, वो एंटेगनिस्ट है H1 रिसेप्टर का, जो रिसेप्टर को ब्लॉक करके, जिसकी वजह से हिस्टामिनिक एक्टिविटी नहीं हो पाती। तो थर्ड पॉइंट देखिए, दैट ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन ऑन H1 रिसेप्टर्स that suppresses the formation of edema, flare and pruritus that result from the histaminic activity। और इसी तरह ये inflammatory response जो है वो that plays a vital role in the development of nasal obstruction। तो ये रिनाइट एलर्जिक रिनाइटिस है, वो किस तरह कॉज होती है, वो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बन रही है। तो दिस इज इट्स मोड ऑफ एक्शन। अगर इसको बकायदा मैकेनिज्म इसका देखा जाए डायग्रामेटिकली, तो वो यहाँ पर बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप ये देख सकते हैं कि ये जितने भी एलर्जेंस होते हैं, पोलन है, डस्ट माइट्स है, या मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो जो भी हमारी बॉडी में एंटर होती हैं या स्किन पर एक्ट करती हैं, तो इनसे एंटीबॉडीज, ये एंटीजन कहलाती हैं, तो इनसे एंटीबॉडीज क्रिएट होते हैं। ये एंटीबॉडीज जो है वो इस पर मास्ट सेल पर एक्ट करती हैं और उसको एक्टिवेट करके यहाँ से मुख्तलिफ केमिकल्स रिलीज होते हैं। और यही केमिकल सारे, इनमें से ज्यादातर जो है वो यानी हिस्टामिन या ल्यूकोट्राइन्स हैं। तो ये जाकर फिर ये हिस्टामिनिक एक्टिविटी या एलर्जिक सिम्टम्स कॉज करते हैं। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ मेडिसिन है, जिसमें कुछ मेडिसिन है जो कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर है, तो वो ओवरऑल मास को स्टेबलाइज करती हैं, जिससे हिस्टामिन रिलीज ही रुक जाती है। तो इसका मतलब है कि हिस्टामिन या ल्यूकोट्राइन्स, इसी तरह कुछ और केमिकल्स भी हैं जो कि मीडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन या एलर्जी है। तो ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एलर्जी के लिए। तो इसी जैसे मैंने एक बात की कि ये स्टेबल दैट मास्ट सेल स्टेबलाइजर, अगर मास्ट सेल को स्टेबल कर देता है, उसमें से केमिकल्स ही नहीं रिलीज होते, तो डेफिनेटली एलर्जी नहीं होगी। तो कुछ ड्रग्स हैं ल्यूकोट्राइन्स पर एक्ट करती हैं, जैसे मोन्टेलिकोस्ट है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रोडक्ट है। तो इसको भी अगर देखा जाए तो ये चूंकि ल्यूकोट्राइन्स को ब्लॉक करती है, दैट्स वाई ये एलर्जिक सिम्टम्स को ये रिलीफ देती है। अब हमारी प्रोडक्ट की तरफ आ जाए जो कि इस क्लास की ड्रग्स है, जो हिस्टामिन रिलीज जब होती है, तो वो उसको हिस्टामिन रिसेप्टर्स पर एक्ट होने से पहले उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हिस्टामिनिक एक्टिविटी नहीं होती। अच्छा, बाज ड्रग्स हिस्टामिन की रिलीज को ही रोकती है या इसको मॉलिक्यूल को ब्लॉक कर देती है, इनएक्टिवेट कर देती है, तो वो भी ड्रग्स है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो कि हमारी जिनोसिट की है। तो ये इन तमाम ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन है।
अब यहाँ पर इसमें एक और ड्रग्स देखिएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जो कि ये इसका पूरा चारों तरफ दोनों साइडों को ये ब्लॉक, मीन्स के ये सारे इफेक्ट्स कॉज करती है। तो ये भी दी जाती है, लेकिन उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस है। तो यहाँ पर मीन्स के आप जेनोसिड इफेक्टिवली डॉक्टर रिकमेंड कर सकते हैं, बिकॉज इट एक्टिवेट, इसकी जो हिस्टामिनिक एक्टिविटी है, एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी, उसको ब्लॉक करती है बाय ब्लॉकिंग द रिसेप्टर्स। अब ये हिस्टामिन रिलीज कैसे होते हैं और उनका एक्शन कैसे होता है, ये थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ है। आप ये देख सकते हैं कि ये पोलन, डस्ट माइट्स, डेब्रिस है, और इसका एनिमल टेंडर है, ये सारे एलर्जेंस कहलाते हैं इसके साथ, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जब डेंड्राइटिक सेल्स पर एक्ट करती है, ये डेंड्राइटिक सेल इसे इसे पिक करते हैं और आगे मजीद एक्शन के लिए अवेलेबल रखते हैं बॉडी में। तो अब एक्चुअली बेसिकली ये सारे एक्शन जब हो जाते हैं तो एलर्जिक जो एलर्जन है वो आगे कन्वर्ट हो जाता है, ये उसको एक प्रोड्यूस करता है इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज। तो इम्यूनोग्लोबिन ई जो है वो आगे जाकर ये मास्ट सेल और बेसोफिल्स पर मजीद एक्ट करता है, तो हिस्टामिन रिलीज होते हैं। तो ये बेसिकली लास्ट स्लाइड में भी ऐसे था, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है किस तरह हिस्टामिन रिलीज होता है। और दूसरा, ये इसे अर्ली फेज कहते हैं, और दूसरा लेट फेज होता है। लेट फेज में क्या होता है कि मुख्तलिफ मजीद जो जो हमारी बॉडी सेल्स हैं, जिसमें एसिनोफिल है, न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है एंड लिम्फोसाइट्स है, ये इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं। तो इनकी रिलीज से मजीद जो इन्फ्लेमेटरी जो म्यूकोजल स्वेलिंग है वो बढ़ जाती है, जिससे नजल ब्लॉकेज देखने में आते हैं। तो ये सारे फिर अगेन सिम्टम्स को ये रिलेट, तो मजीद ये, अगर इसका मतलब ये है कि अगर ये हिस्टामिन को प्रॉपर ब्लॉक नहीं किया गया या उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक नहीं किया गया, तो फर्दर फर्दर इसके मजीद सेकंड फेज में जिसे लेटर फेज कहते हैं, उसका रिएक्शन होता है। तो ये फिर कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है डिजीज। इसको रिवाइज करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। तो बेसिकली इट इज आर enantiomer of citrazine and is highly selective antagonist of H1 receptor। तो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके सिलेक्टिवली ब्लॉकेज से ये हिस्टामिन की एक्टिविटी को रिड्यूस करती है। दैट ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन ऑन H1 रिसेप्टर्स। तो अल्टीमेटली सिम्टम्स नहीं होते। Then it suppresses the formation of edema, flare and pruritus that result from the histaminic activity। तो histaminic activity से ये सारी चीजें ये ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे फर्दर इसकी inflammatory response या pruritus इस तरह के symptoms से ये बचाती है। लास्ट में ये जो inflammatory response है that plays a prominent role in the development of nasal obstruction। तो इसकी वजह से ये मजीद जो फर्दर जो inflammatory जो और एलर्जिक ये नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रोकती है। तो एलर्जिक रिनाइटिस में मींस के इट प्लेज अ वाइटल रोल। तो ये सारे मोड ऑफ एक्शन है, ये हमें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद हम फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक मीन के ये बॉडी, हमारी बॉडी पर ये किस तरह एक्ट करती है। तो इसका जो जेनोसाइट का पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन है 1 घंटे से भी कम में अचीव हो जाती है। मीन्स कि ये क्विक रिस्पांस देती है, ना सिर्फ क्विक रिस्पांस देती है बल्कि स्टेडी स्टेट अचीवमेंट 2 डेज में अचीव हो जाती है। मीन्स कि इसका पीक इफेक्ट 2 दिन में देखने में आता है। तो बेसिकली स्टेडी स्टेट लेवल हाफ लाइफ से रिलेटेड होती है। तकरीबन 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद बॉडी में कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाती है, जिसमें जितनी हम मजीद डोज के साथ ड्रग लेंगे उतनी रिलीज हो जाती है। मीन्स कि उसकी स्टेबिलिटी आ जाती है, कंसंट्रेशन उसके बाद मजीद बढ़ती या कम नहीं होती। तो मामूली वेरिएशन के अलावा बाकी ओवरऑल से रहती है। तो मीन्स के 8 to 9 अगर हाफ लाइफ उसकी आवर्स है 8 to 9 आवर्स, तो तकरीबन 4 to 5 हाफ लाइफ में किसी भी ड्रग की यूजुअली स्टेडी स्टेट लेवल अचीव कर देता है। तो ये 8 to 9 आवर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो तकरीबन ये 2 डेज बन जाता है। तो इसीलिए मैंने जंप करके हाफ लाइफ पर आ गया हूँ। इसके अलावा फूड हैज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन टी मैक्स, यानी कि टाइम टू रीच मैक्सिमम कंसंट्रेशन
या सी मैक्स, यानी मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ना ही टाइम टू रीच मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है। ये इसका टाइम टू रीच मैक्सिमम कंसंट्रेशन तकरीबन 1.25 आवर्स है, मींस के तकरीबन कोई 25 to 30% ये इंक्रीज करते हैं, विच इज नेग्लिजिबल। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, मींस के ये कोई इतना मींस के सिग्निफिकेंट इफेक्ट ना होने की वजह से फूड के साथ इजीली दिया जा सकता है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, या कंसंट्रेशन बढ़ती है कम नहीं होती, और ना कम होती है और ना टाइम डिले होता है। तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो 36% डिक्रीज हो जाती है, टाइम इसका डिले हो जाता है, कंसंट्रेशन थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, दैट डू नॉट इफेक्ट एनी वे। इसी तरह पूर्ली मेटाबोलाइज्ड एंड मोस्टली एक्सक्रीटेड बाय यूरिन, ये ज्यादातर यूरिन से एक्सक्रीट होता है। हाफ लाइफ जैसे पहले बात की गई 8 to 9 आवर्स है, मींस के ये वंस डेली डोजेज, और ये इसकी कंसंट्रेशन आफ्टर 24 आवर्स इवन मेंटेन रहती है। तो दैट्स वाई के वंस डेली डोजेज के साथ कंप्लीट थ्रू आउट द डे एंड नाइट एलर्जिक सिम्टम को रिलीफ रहती है। 85.64% एक्सक्रीटेड इन यूरिन, जैसे पहले भी बात की गई कि ये मेनली यूरिन से एक्सक्रीट होती है, बाकी 12.9 तकरीबन 13% फीसिस से एक्सक्रीट आउट होती है। तो ये इसके फार्माकोकाइनेटिक्स है। इंडिकेशंस में अगर देखा जाए तो ये 4 बेसिकल इंडिकेशन है, जिसमें सीजनल एलर्जिक रिनाइटिस है, इसी तरह पेरिनियल एलर्जिक रिनाइटिस है, और उसके साथ अनकॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्टेशंस ऑफ अर्टिकेरिया एंड नेजल रेजिस्टेंस है। ये 4 बेसिक इंडिकेशन है, इन्हें हम वन बाय वन देखते हैं। सीजनल एलर्जिक रिनाइटिस इंडिकेशन को देखा जाए तो इसको हे फीवर भी कहते हैं, समटाइम्स कॉल्ड एज हे फीवर, और एलर्जिक रिएक्शन टू पोलन फ्रॉम ट्रीज, ग्रासेस एंड वीड्स। तो इन चीजों से ये, तो ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एलर्जेंस है, लाइक पोलन, डस्ट, जो डस्ट माइट, डेब्रिस है, और एनिमल डेंडर है। तो ये सारे एलर्जेंस हैं। एलर्जेंस अब ये हमारी बॉडी में एंटर होते हैं थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, या फिर स्किन पर एक्ट करते हैं, तो ये यहाँ से फिर एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं। अब ये कैसे वो आप ऑलरेडी देख सकें किस तरह आते हैं। दूसरी इंडिकेशन है इसकी पेरिनियल एलर्जिक रिनाइटिस है। पेरिनियल एलर्जिक रिनाइटिस जो है वो एलर्जिक रिएक्शन टू पोलन फ्रॉम ट्रीज, ग्रासेस एंड वीड्स। इसी तरह डिफरेंट उसके सोर्सेज होते हैं। तो ये इसके बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई हुई है, नेजल कैविटी है, तो यहाँ पर स्टिकिंग और यानी सेक्रीशन, स्टिकी मटेरियल की सेक्रीशन की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्लॉक एयर, जो पैसेज है वो ब्लॉक हो जाता है। तो यहीं से फिर ये पेरिनियल एलर्जिक रिनाइटिस कॉज करता है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन है। इसके साथ साथ स्किन से भी रिलेटेड अनकॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्टेशंस ऑफ अर्टिकेरिया, ये आप देख सकते हैं हाइव्स यहाँ पर नजर आ रही हैं, और फिर स्किन रैश, दैट इज रेडनेस, रेड पैचेस नजर आते हैं, दैट इज इची बम्प्स होते हैं। तो ये इसका अनकॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ अर्टिकेरिया, इसमें भी हाईली इफेक्टिव एंड इंडिकेटेड। इसके अलावा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, चाहे फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो या स्वेलिंग या इंटरनल उसकी ब्लॉकेज की वजह से, तो ये इसको भी रिलीफ देते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को रिलीफ देगी तो नेजल पैसेज ओपन हो जाता है, जिससे बेहतरी आती है। इंडिकेशंस के बाद इसके एडवर्स रिएक्शंस है। एडवर्स रिएक्शन पहले भी मैंने बात की थी कि अगर कोई भी डॉक्टर पूछता है कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, क्यों नहीं, तो ना सिर्फ हम जवाब दे सकते बल्कि उसके साथ साथ लॉजिक हमें मालूम होनी चाहिए। तो ज्यादातर इसके मोड ऑफ एक्शन जो कि सिलेक्टिविटी है, सिर्फ ये H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं। बाकी ये जो रिसेप्टर्स हैं, लाइक कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स या दूसरे, तो वहां पर चूंकि एक्ट नहीं करती, तो इसी वजह से हेडेक एंड ड्राई माउथ आप देख सकते हैं कोलिनर्जिक की वजह से होते हैं। इसी तरह फटीग एंड स्किन रैशेस भी ये इसी तरह कॉम्प्लिकेशंस कॉज करते हैं। तो लेकिन ये चूंकि माइनर साइड इफेक्ट्स है, व्हिच मींस के ज़ायनोसाइड कैन बी सेफली रिकमेंडेड इन पेशेंट्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन में सिर्फ हाइपर सेंसिटिविटी है, तो हाइपर सेंसिटिविटी टू लीवोस्ट्रिट्राजिन और एनी ऑफ द फॉर्मुलेशन, के फॉर्मुलेशन में जो भी कोई चीज है उसकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से रिएक्शन हो सकता है।
तो इन दीज कंडीशन इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। आइंदा भी कभी अगर एक दफा पेशेंट को होता है तो फॉर लाइफ उसे इस चीज से अवॉइड करना चाहिए। रीनल इम्पेयरमेंट में जैसे कि मैंने वही बात की कि हर चीज का लॉजिक होता है, तो रीनल इम्पेयरमेंट में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्यों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? क्योंकि इसकी 85.4% जो एक्सक्रीशन है थ्रू यूरिन है। अब अगर ये बिग रूट अगर डिस्टर्ब हो और कंप्लीट रीनल शटडाउन हो, तो वहां पर डेफिनेटली कंप्लीट रीनल शटडाउन जो कि क्रिटिनल क्लियरेंस लेस देन 10 ml पर मिनट कहलाता है। तो यहाँ पर जाकर ये ड्रग हमें फिर उसकी डोज मॉडिफाई या अल्टरनेट चॉइसेस पर जाना पड़ेगा। और इस कंडीशन तक पहुंचते हुए ना पेशेंट को वैसे भी डायलिसिस की जरूरत होती है। तो अगर पेशेंट डायलिसिस पर है तो वहां पर भी ज़ेनोसिड जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी कैटेगरी बी में फॉल करती है, मींस के ये कोई ऐसे सीरियस टेराटोजेनिक साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन चूंकि एनिमल स्टडीज कोई बकायदा ट्रायल्स या स्टडीज अवेलेबल नहीं है, मींस के इसको ये कहा जाता है कि ये दे दें, लेकिन कंसिडरिंग कि अगर कोई और आपके पास सेफर चॉइस है तो दिया जाए। अदरवाइज इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन कोई सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन नहीं नजर आती, कोई टेराटोजेनिक साइड इफेक्ट्स नजर नहीं आए इन एनिमल ट्रायल्स या दूसरे उसमें, तो कॉम्प्लिकेशन चांसेस कम होते हैं। लास्ट में हम देखते हैं इसकी डोजेज। तो ये 12 साल से बड़े बच्चों के लिए 5 ml या 1 टैबलेट इसे कहते हैं, या 2 टीस्पून सीरप वंस डेली डोजेज के साथ, बिकॉज ऑफ इस लॉन्गर हाफ लाइफ वंस डेली डोजेज इज क्वाइट सफिशिएंट। 11 साल से छोटे बच्चों के लिए 2.5 मिलीग्राम, या इसे हम कह सकते हैं हाफ टैबलेट या 1 टीस्पून ऑफ सिरप, इसे भी ओडी फॉर्म में ही देना। तो विद दिस आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट, और मजीद इसे रिवाइज करके इसको मैक्सिमम एप्लीकेशन करेंगे इन द डॉक्टर क्लिनिक टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज।